हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हिस्ट्री की सीरीज़ में आपके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि था कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड मैं आपके पास 2 वीडियोज़ लेके आऊँगा। और वो वीडियो मैं आपके पास लेक्चर वीडियोज़ भी डाउनलोड कर चुका हूँ। और जो नेक्स्ट हमारे पास है इसके एमसीक्यूज़ हैं। तो एमसीक्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी बहुत सारे हैं, आप लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ से आपके पास बहुत सारे पूछ जाते हैं। तो इस टॉपिक से आपके पास हर जगह, जैसे कि आप यूके ट्रिपल एस की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप यूके ट्रिपल एस की यूके पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपीएससी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेबल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस यहाँ से अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तुगलक वंश तक का हिस्ट्री में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि 1398 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश 1398 से 1414 तक ये रहा। ठीक है, तो 1414 से फिर 1451 तक, तो फिर 1451 से 1526 तक रहता है लोधी वंश। और फिर 1526 से और सीधे 1707 तक पहले ये मुगल काल आता है। और उसके बाद 1707 से 1857 तक का जो टाइम पीरियड आता है ये आता है उत्तर मुगल काल, मतलब मुगल काल के बाद का जो समय आता है। कुछ शासक तब भी रहे इसके। तो आज मैं आपके साथ पूरे जो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे आपके पास टोटली जो आपका हिस्ट्री रहा है, जितने भी शासक रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो स्टार्ट यहाँ पे आज होने वाला है वो सैयद वंश, यानी कि 1398 से स्टार्ट होते हुए और ये 1857 तक जितने भी रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कई बार क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, पेपर में पूछे जा चुके क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का जो नोटिफिकेशन आता है सब ऑन कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलो लोधी। बहलो लोधी से रिलेटेड वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली सल्तनत के बारे में आपके पास 2 वीडियोस में पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ, अपलोड करवा चुका हूँ यूट्यूब पे। जो लेक्चर वीडियोज़ हैं उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद आया था सिकंदर लोधी और उसके बाद आया था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी इस वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इसको 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर मार दिया था और फिर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। निम्न में से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। तो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आगरा की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने और उसने इससे राजधानी बनाया था। और 1504 में उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिए कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि आगरा की स्थापना किसने की थी, किसने राजधानी बनाई और कब बनाया था। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से किसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। तो रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला था खिजर खां। निम्न में से किसने जौनपुर का विलय सल्तनत दिल्ली सल्तनत में कर दिया था। जौनपुर का जो विलय था इसने दिल्ली सल्तनत में करवा दिया था। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जौनपुर का विलय जो था दिल्ली सल्तनत में क्या था, सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसने आयुर्वेद की ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया और उसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा था। तो फरहंगे सिकंदरी जो था ये किसके शासनकाल में हुआ था, ये हुआ था आपके सिकंदर लोधी के शासनकाल में। निम्न में से किसने प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी। तो गज सिकंदरी किसने स्टार्ट किया था, सिकंदर लोधी ने स्टार्ट किया था। किस शासक की मृत्यु 1517 में गले की बीमारी के कारण हुई थी। तो गले की बीमारी के कारण 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई थी और इसी दिन इसके पुत्र इब्राहिम लोधी को शासक बनाया गया था। ठीक है, घटौली का युद्ध इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच कब हुआ था। तो घटौली का जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ था 1518 में। वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा लेक्चर वीडियो, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, पानीपत का जो का युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच कब लड़ाया गया था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ाया गया था। 12th क्वेश्चन है कि मध्यकाल के इतिहास का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था तो कौन था, इब्राहिम लोधी था। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी का साथ किसने दिया था। तो ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत, जिन्होंने इब्राहिम लोधी का साथ दिया था और ये भी इस युद्ध में मारा गया था। निम्न में से किसे कलंदर के नाम से जाना जाता है। तो बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है, उदार हृदय होने के कारण उसको कलंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से किसने जिहाद का नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था बाबर ने, जब बाबर ने खानवा का युद्ध किया था। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, तो उस समय इसने बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? ये भी बाबर ही था। ठीक है, कौन था? बाबर था। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। तो बाबर ने जो जिहाद का नारा दिया था वो किस समय दिया था? खानवा के युद्ध के समय। और इस समय उसने एक और चीज की थी, इसने गाजी की उपाधि भी यहाँ पे धारण की थी। क्या किया था? गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? पहला सुल्तान कौन था? वो था बाबर। ठीक है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था? बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, 1526 में। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच को कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो था मेदिनी और बाबर के बीच तो 1528 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। तो मैंने आपको इसलिए ट्रिक जो आपके पास मैंने आपको लेक्चर दिया उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो 26 का मतलब पानी पिया मतलब पानीपत, 27 खाना खाया मतलब 1527 में खानवा का युद्ध, 28 1528 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घर गया मतलब 29 यानी कि 1529 में घर गया मतलब घाघरा का युद्ध, और 30 में उसकी मृत्यु हो गई थी। घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके पास 1529 में हुआ था। ठीक है, बाबर ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? तो भारत पर बाबर ने सबसे पहला जो आक्रमण जो भारत पर बाबर का था वो 1519 में था। ठीक है, जो कि उसने यूसुफजई जातियों के विरुद्ध किया था। 1519 में यूसुफजई जातियों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? मैं ऊपर उसको समझा चुका हूँ, यूसुफ जातियों के विरुद्ध। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैं आपके पास पूरा ट्रिक के साथ समझा चुका 1530 में। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो पहले इसको आरामबाग में दफनाया गया था, बाद में इसको काबुल में दफनाया गया था। ठीक, कभी कभार इसका जो आ जाता है कि आंसर जो है दिल्ली भी आ जाता है कभी कभार ऑप्शन में, तो दिल्ली भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, टिक कर सकते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी जो उसकी मातृभाषा जो थी बाबर की वो थी तुर्की भाषा। ठीक है, क्या थी? तुर्की था, तुर्क शासक था वो। ठीक है, बशर्ते वो फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था, लेकिन क्या था? तुर्की था वो। तो इसके बाद में आत्मकथा का फिर बाद में अब्दुल रहीम खान ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, निम्न में से किसे मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। बाबरनामा का फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रख लेते हैं नोटा। ठीक है, यानी कि नॉन ऑफ द एबव। तो नोटा यानी कि आपका आंसर सही हो गया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे है नहीं इसका ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक ऑब्वियसली होगा बाबर होगा। 1526 में इसने क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर के बाद जो था, बाबर के 4 बेटे थे। ठीक है, हुमायूं हो गया, अस्कर हो गया, हिंदाल हो गया और कामरान हो गया। ठीक है, तो इसके चार बेटे जिसमें सबसे बड़ा था हुमायूं, तो हुमायूं उसका उत्तराधिकारी हो गया। ठीक ठीक है, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो अभी मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस कर चुका, खानवा के युद्ध में उसने जिहाद का नारा भी दिया था और उसके बाद उसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो बाबर के पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, तो सभी थे, यानी कि उपरोक्त सभी आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दीनपनाह नगर की स्थापना किसने की थी? दीनपनाह नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने। 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा था और 1533 में उसने, ठीक है, 1533 में हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना की थी और 1556 में इसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु भी हुई थी। तो हुमायूं नामा की रचयिता कौन थे? तो गुलबदन बेगम। ठीक है, किस युद्ध के बाद शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? तो बिलग्राम का युद्ध था ये। ठीक है, कन्नौज का युद्ध बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये चारों जो युद्ध हुए हैं ये हुमायूं ने लड़े हुए हैं। देवरा का युद्ध भी लड़ा हुआ है, जो पहले इसमें इसने शेरशाह सूरी को हराया था। तो शेरशाह सूरी के बेटे को फिर इसने मुगल दरबार में सेवा के लिए बुलाया था, तो फिर शेरशाह सूरी को भी जबरन उनको भेजना पड़ा, मजबूरी थी। फिर चौसा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद बिलग्राम का युद्ध और लास्ट में सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध के बाद फिर से वो अपनी राजगद्दी पर वापस बैठा था। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। ठीक है, दीनपनाह नगर की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो मैं अभी ऊपर समझा चुका आपके पास,
हुमायूं की मृत्यु हुई थी। 37 क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो शेर खां ने शेरशाह की उपाधि उसने धारण की थी, जो कि उसने शेरशाह की उपाधि जो धारण की थी। तो पहला जो युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों जो युद्ध 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है और 1540 में बिलग्राम में कन्नौज का युद्ध हुआ है। दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ है, दोनों में हुमायूं पराजित हुआ है, ठीक है। तो पहले युद्ध में उसने क्या करता था, शेरशाह के उपाधि धारण की, लेकिन बिलग्राम का जब दूसरा युद्ध लड़ा उसने तो शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर इजीली से उसने कब्जा कर लिया। मजबूरन होकर हुमायूं को यहाँ से छोड़कर भागना पड़ा और वो सिंध चला गया, जहाँ पर उसने फिर 1555 तक 15 साल तक वहाँ पे जीवन व्यतीत कर एक अच्छी सेना बनाकर फिर से दोबारा अटैक किया, ठीक है। शेरशाह सूरी ने जब कालिंजर पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो कीरत सिंह उस समय कालिंजर का शासक था जब शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? तो रोहतासगढ़ किले का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था, ठीक है। तो कालिंजर किले की जीतने के अभियान में डैश नामक आग्नेयास्त्र चलाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था जिससे किसी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, उसके फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी को शेरखां की उपाधि किसने दी थी? तो शेरखां को जो उपाधि दी थी तो फरीद, जो पहले इसका बचपन का नाम था फरीद, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि एक शेर को मार दिया था, एक ही बार में शेर को मार दिया था। तो मोहम्मद बहार खान लोहानी जो थे, इन्होंने एक अफगानी सुल्तान था ये, तो उसने इसको शेर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। देन उसके बाद में उसने फिर जो 1439 से वहाँ से उसने अपना नाम शेरशाह सूरी कर दिया था। ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना मरम्मत किसने की थी? वैसे इसका नाम मरम्मत होना चाहिए। स्थापना किसने की? तो शेरशाह सूरी ने की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। सिकंदरी गज एवं उसने की डंडी का प्रयोग किसने किया था? तो ये भी शेरशाह सूरी ने किया था। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने किसकी रचना की है? पद्मावत की रचना की है। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया भी कि राजा विक्रमजीत और इब्राहिम लोदी दोनों एक दूसरे के साथ सहयोगी बने हुए थे पानीपत के प्रथम युद्ध में, और दोनों के दोनों उस युद्ध में मारे गए थे। बाद में राजा विक्रमजीत सिंह के परिवार से ही हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह सूरी का बेटा था इस्लाम शाह। तो इसका उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम था जलाल। तो इसलिए आपने कई बार सुना होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। तो जलाल इसका बचपन का नाम था। 1500 अकबर कब सिंहासन पर बैठा था? तो अकबर 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पन्हा की सीढ़ियों से गिरकर, तो उसी समय फिर उसके बाद 1556 में अकबर राजगद्दी पर बैठा लगभग 14 वर्ष की आयु में। तो उसके 14 वर्ष की आयु में जब ये बना था, शासक बना था, तो ये अल्पवयस्क था, जिसके कारण इसके बैरम खां को इसके संरक्षण में नियुक्त किया गया था। तो अगला क्वेश्चन वही है कि बैरम खां को निम्न में से किसका संरक्षक नियुक्त किया गया था? तो अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था, जो कि 1556 से और 1560 तक इसका संरक्षक रहा, मतलब 18 वर्ष की आयु तक, ठीक है। दीन इलाही किसने शुरू किया? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर ने किया था। बैरम खां की हत्या किसने की थी? तो बैरम खां की हत्या की थी मुबारक खान ने। मुबारक खां के पिता की हत्या की थी बैरम खान ने युद्ध में, तो फिर उसका बदला लिया था मुबारक खान ने। दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? दास प्रथा का अंत क्या था? अकबर ने। तो दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते अगर दीन इलाही की शुरुआत किसने कब की गई थी? तो दीन इलाही की स्थापना जो की थी अकबर ने, वो की थी 1582 में। दीन इलाही मतलब ये थे इबादत खाना टाइप का था, वहाँ पे इबादत खाना बना था 1575 में। बाद में उसको दीन इलाही मतलब सभी धर्मों को लोगों को वहाँ पर क्या था, एक अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे पूर्ण रूप से अनुमति दी गई थी, ठीक है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। ये तीनों क्वेश्चन जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने एक साथ रखा हुआ ताकि कंफ्यूजन न हो। देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। चित्रकला सबसे ज़्यादा जो रही है कर्ज पर हम कह सकते हैं, वो रहे हैं जहांगीर के शासनकाल में। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को।
तो ये तीनों पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट थे। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है इसको, अकबर को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है, जहांगीर को और शाहजहां के जो शासनकाल रहा है वो स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हिंदी साहित्य का आपको इजीली से याद हो सकता है कि जहांगीर के लिए आप जो चित्रकला का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, चित्रकार के रूप में इसका बहुत ही ज़्यादा इसका जो रुझान जो था चित्रकारी पे था। तो इसने इसके बारे में एक चीज़ कहा भी था यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति या किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति आँख बनाता है या कोई एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, तो अपनी आत्मकथा में उसने कहा था तुजुक ए जहांगीरी जिसको बोलते हैं, इसकी आत्मकथा का नाम क्या था, तुजुक ए जहांगीरी, जिसको बाद में शुरू किया था मोतबिंद खान ने। तो अपनी जो आत्मकथा उसमें जहांगीर ने कहा था कि वह मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति किसी का भी चित्र बनाया जाए, और उसमें अलग अलग लोगों ने अगर चित्र बनाए हैं, किसी ने आँख बनाई है, किसी ने भौं बनाई है, किसी ने नाक बनाई है, तो मैं देखकर पहचान सकता हूँ कि आँख किसने बनाई है, नाक किसने बनाई, तो इतना उसको चित्रकारी का ज्ञान था, इसलिए इसको चित्रकला का स्वर्ण कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण किसके काल कहा जाता है, शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उस समय महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी कुंभलगढ़। बाद में इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, ठीक है, बाद में क्या किया गया था, इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था डूंगरपुर, जिसको कहते हैं कि डूंगरपुर के निकट एक चावड़ एक जगह है, वहाँ पर अपनी राजधानी को बना दिया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वो था बीरबल। अकबर का जन्म डैश डैश के गर्भ से हुआ था, तो अकबर की माँ का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम था। निम्न में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, तो जहांगीर का मकबरा बनाया था नूरजहां ने, ठीक है, नूरजहां जो कि क्या थी, जहांगीर की पत्नी थी, और इसने जहांगीर का मकबरा जो बनाया था, तो कहाँ पर बनाया था, जहांगीर का मकबरा जो बनाया गया था वो शहादरा में बनाया गया था, ठीक है, लाहौर में शहादरा में रावी नदी के तट पर इसको बनाया गया था, रावी नदी के किनारे, ठीक है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा नूरजहां का वास्तविक नाम था, लेकिन बाद में जहांगीर ने उसका क्या दिया था, नूरजहां नाम दिया था, जो कि अफ़गान कुली बेग की क्या थी, ये पत्नी थी। जब उसकी मृत्यु हो गई थी, अफ़गान कुली बेग की जब मृत्यु हुई थी, तो हमीदा बानो बेगम की सेवा में इसको रखा गया था। वहीं पर जहांगीर ने इसे देखा था और उसके मंत्रमुग्ध हो गए इसके सौंदर्य पर, और उससे शादी करी थी। देन उसके बाद उसको नूरजहां नाम दिया गया था। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, क्या था, रामतनु पांडे। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था, 1576 में, सॉरी यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, जो कि किसके साथ हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप क्या हो गए थे, हार गए थे। और अगर बात करें यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध की, तो अकबर की ओर से जो इसका विजयी रहा था अकबर, तो मुगल सेना का जो नेतृत्व क्या था वो मान सिंह ने किया था और आसफ खान ने किया था, ठीक है। अकबर जो का जो उस समय मान सिंह जो था वो अकबर का सेनापति था। और बात करें अगर हल्दी घाटी के युद्ध की, तो जो हाकिम खां सूर ने इसका नेतृत्व किया था, जो कि बहुत सारी सेना जैसे कि अफगान की छोटी टुकड़ी थी या भीलों की छोटी सेना के साथ सबको मिलकर बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उस समय हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, ठीक है, दिल्ली में जो स्थित हुमायूं का मकबरा है वो किसने बनवाया था, तो दिल्ली से हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, वो बनाया था अकबर ने, ठीक है, कि उसके बाद कौन आया था, उसका बेटा अकबर आया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, वो था अहमद लाहौरी। किसके शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो ये क्या था, अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है, जो कि जिसमें कि नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान, ये तीनों थे। इन्होंने क्या किया था कि रामायण महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जबकि महाभारत का नाम इन्होंने दिया था रज़्मनामा। रामायण का नाम तो सेम था, पर महाभारत का नाम दिया गया था रज़्मनामा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरबल का मूल नाम क्या था, तो बीरबल का मूल नाम था महेश दास, क्या था, महेश दास था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे परास्त किया था, तो मैं भी ऊपर आपको समझा चुका जैसे कि महाराणा प्रताप को उसने पराजित किया था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी हुई है। किसने लिखी है अकबरनामा,
अबुल फजल ने लिखी है, जो कि एक ग्रंथ के रूप में लिखा हुआ है। इसी में दीन इलाही की भी यहाँ पे चर्चा की हुई है। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। निम्न में से किसे अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी रामतनु पांडे। रामतनु पांडे या इसको बोलते हैं तानसेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं यहाँ पे, तो आप तानसेन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। तो उसको तो उपाधि रामतनु पांडे को जो आपके पास तानसेन एक ही आएगा, यहाँ पे दो आगे हैं, तो तानसेन को दी थी। ठीक है, किसके शासनकाल को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है? पेटीकोट शासन के नाम से किसके शासनकाल को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। अकबर का जो अकबर जो 1560 से 1562 तक जो था, तो अकबर माहम अनगा के प्रभाव में रहा था, इसीलिए इसको समय को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहाँ के बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, फरीद किसका नाम था? फरीद था, अभी ऊपर का बताया आपको, शेरशाह सूरी का नाम था। जलाल किसका नाम था? जलाल था आपका अकबर का नाम। धुंधुपंथ की बात करें तो नाना साहब अभी हम आगे पढ़ने के लिए मिलेगा हमें, तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अकबर ने कश्मीर पर कब अधिकार किया था? तो अकबर ने जो कश्मीर पर अधिकार जो किया था, वो क्या था? 1601 में किया था अकबर ने। ठीक है, सॉरी 1595 में अकबर ने इसके जो कश्मीर पर उसने शासन किया था, तो 1586 होना चाहिए यहाँ पे, 1586 में किया था उसने। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 1586। किस शासक ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी? ठीक है, तो ये था जहांगीर। तो जहांगीर का बेटा था अमीर खुसरो। ठीक है, तो खुसरो ने क्या कर दिया था कि सबसे बड़ा बेटा था, तो खुसरो ने उसका विद्रोह कर दिया था जहांगीर का, और गुरु अर्जुन देव ने उसको सिर्फ आशीर्वाद दिया था, या कहते कि सहायता की थी, तो जिस कारण से जहांगीर ने उनको फांसी दे दी थी। शाहजहाँ ने किसे मलिक ए ज़माने की उपाधि दी थी? तो शाहजहाँ ने किसे मलिक ए ज़माने की उपाधि दी थी? जो थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसके साथ इसका विवाह हुआ था। बाद में यही मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, निम्न में से किस शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल के 9 रत्नों में अगर बात करें हम, तो कौन कौन थे उसके 9 रत्न? अबुल फजल हो गया, फैज़ी हो गया, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, तो 9 रत्न थे इसके दरबार में। किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? मैं अभी ऊपर समझा चुका आपके पास, गुजरात विजय में। सूरदास द्वारा रचित जो है, सूरदास द्वारा रचित नल दमयंती जो कथा है का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था वो क्या था? फैज़ी ने। और इसने जो नल दमयंती कथा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, और इसका नाम रखा था सहेली। क्या रखा था? सहेली। देखो, राम महाभारत का नाम क्या रखा था? रस्मनामा रखा गया था, और इसका नाम क्या रखा गया था? नल दमयंती कथा का नाम रखा गया था सहेली। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा का निर्माण किया गया था 1679। अगर बात करें ईयर की, तो 1679 में औरंगजेब ने किया था। और इसे ध्यान रखिए कि ये बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, और औरंगाबाद में है। इसी से औरंग से आप समझ सकते हैं। औरंगाबाद कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, निम्न में से किसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो इसको सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण रंगीन बादशाह के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह को जाना जाता है। ठीक है, शाहजहाँ ने किसे गुण समंदर की उपाधि दी थी? तो लाल खां को उसने गुण समंदर की उपाधि दी थी। अगर बात करें जगन्नाथ को, तो जगन्नाथ को उसने, एक कवि भी था, ये संगीत के साथ साथ कवि भी था हिंदी का जगन्नाथ, तो इसको उसने महाकवि प्रिय की उपाधि दी थी शाहजहाँ ने। हरिनारायण मिश्र की बात करें तो दोनों इसकी हरिनारायण मिश्र और वंशीधर मिश्र, तो ये दोनों संस्कृत के कवि थे शाहजहाँ के दरबार में। दारा और औरंगजेब के बीच घरमत का युद्ध कब हुआ था? देखिए यहाँ पे 2 से 3 युद्ध हुए हैं दारा और इन दोनों के बीच में, उत्तराधिकारी के लिए। शाहजहाँ का उत्तराधिकारी या शाहजहाँ के बाद शासक कौन बनेगा इसके लिए? तो सबसे पहला युद्ध हुआ था वो घरमत का युद्ध हुआ था। जो घरमत का युद्ध हुआ था दारा और औरंगजेब के बीच, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन 1658 में हुआ था, तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 मई 1658 को घरमत का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद 15 मई
ये हुआ था 15 अप्रैल को हुआ था, 15 अप्रैल को, ठीक है। जो आपका 1658 में घरमत का युद्ध जो हुआ वो 15 अप्रैल को हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ है 29 मई को, 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ है, ठीक है। दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। दोनों युद्धों में दारा की हार हुई थी। बाद में जो अंतिम जो इसका इन दोनों के बीच युद्ध हुआ है वो हुआ है देवराई का युद्ध। क्या हुआ है? देवराई का युद्ध हुआ था। देवराई का युद्ध जो हुआ था वो 1659 में, 1659 में हुआ था। मार्च में ये हुआ था, मार्च 1659 में हुआ था, जिसमें कि उत्तराधिकारी के तौर पे जो दारा जो बनना चाह रहा था, तो दारा को इस्लाम धर्म की अवहेलना दारा ने की थी, जिस कारण से औरंगजेब ने उसको मृत्युदंड दे दिया और उसको मार डाला था। दारा शिकोह की अगर बात करें तो दारा शिकोह जो शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सबसे सर्वाधिक समझदार विद्वान था, इसलिए शाहजहाँ चाहता था कि वो शासक बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर बाद में 1658 में ही, जैसे अब जब औरंगजेब को लगा कि दारा शिकोह को शासक बनवाया जा सकता, तो अपने पिता को उसने बंदी बना लिया था, शाहजहाँ को, 1658 में। देन 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। शाही बेखबर के नाम से किसको जाना जाता है? तो जो अपने राजकाज के प्रति ज़्यादा कुछ रुझान नहीं रखने वाला जो था, उसे शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो वो था बहादुर शाह प्रथम के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था, लेकिन बाद में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें इसने भाग ले लिया था। तो सारी जनता ने, जितने भी विद्रोही थे उस समय के, उन्होंने इसे फिर से सम्राट घोषित करके पूर्ण रूप से भारत को सम्राट घोषित करना चाहा था। तो इनका सम्राट साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इसको बंदी बना दिया था, बहादुर शाह जफर को, और उसको रंगून भेज दिया था, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1862 में। घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? घृणित कायर के नाम से जाना जाता है फर्रुखसियर को। किसे जाना जाता है? फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके काम उस तरीके के थे, इसलिए उसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले उसने राज सिंहासन के लिए कुछ लोगों की हेल्प लेकर, सैयद बंधुओं की हेल्प लेकर शासन तो ले लिया, लेकिन फिर बाद में उन्हीं लोगों के प्रति उसने फिर से चाल चलनी शुरू किया और उन्हीं लोगों ने फिर बाद में उसको मरवा दिया। तुलादान प्रथा किसने प्रतिबंधित की थी? तो तुलादान जो प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। जबकि अगर बात करें तो तुलादान प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो तुलादान प्रथा की शुरुआत हुई थी अकबर के शासनकाल में। प्रतिबंध किया था औरंगजेब ने, शुरू की अगर बात होती तो अकबर ने। तुलादान प्रथा मतलब जो सम्राट था उसको सोने चांदी में तोलना था, ठीक है। किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो विजारत के नाम से मंत्री परिषद को जाना जाता था। 97 क्वेश्चन आता है, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह था। क्यों था वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। किसके शासनकाल में नादिर शाह ने, देखो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय शासक था मोहम्मद शाह, ठीक है। तो उसने इसको पराजित किया था मोहम्मद शाह को, और साथ ही जो तख्ते ताउस जो कि जहांगीर के द्वारा बनाया गया था, सॉरी शाहजहाँ के द्वारा जब बनाया गया था, उसे लेकर वो मयूर सिंहासन उसको बोलते हैं, उसे लेकर वो वापस फारस चलाया गया था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि तो इसीलिए कहा जाता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था। इस्लाम न स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु हरगोविंद सिंह को किसने मरवाया था? तो औरंगजेब ने मरवाया था। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अभी मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो फ्रेंड्स, ये था आपके पास मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन जो कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पेपर में, कई पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इससे पहले भी जो भी वीडियोस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, कितना आपको सीखने के लिए मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।